कहानी की शुरुआत एक सुनसान फार्म हाउस से होती है, जहां टेलर नाम का एक लड़का अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन उसके घर की आर्थिक हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। हालात इतने खराब थे कि चूल्हा जलाने के लिए उसे पूरे घर में एक माचिस तक नहीं मिलती। तभी उसे अचानक कुछ याद आता है। वह सीढ़ियां चढ़कर घर की अटारी में जाता है, जहां उसके पिता का एक पुराना बक्सा रखा होता है। टेलर उस बक्से को खोलता है और उसमें से अपने पिता का पुराना लाइटर निकाल लेता है। इसके बाद वो वापस रसोई में आकर चूल्हा जलाता है और खाना बनाने लगता है। फिर वो थोड़ा सा खाना लेकर बाहर जाता है और अपने कुत्ते को खिलाता है। कुछ समय के लिए वह अपनी सारी परेशानियां भूलकर उसके साथ खेलने लगता है। लेकिन उसकी यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अचानक उसकी नजर फार्म के बीचों बीच पड़ती है, जहां काले कपड़ों में लिपटी एक रहस्यमयी औरत चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी होती है। अब सुनसान फार्म के बीच उस अजनबी औरत को देखकर टेलर की फट जाती है और वह वहां से भागकर अपनी मां के कमरे में पहुंच जाता है। वो हांफता हुआ अपनी मां रमोना को बताता है कि बाहर फार्म में काले कपड़ों में एक डरावनी औरत बैठी है। लेकिन रमोना उसके इस डर को बच्चों का वहम समझकर नजरअंदाज कर देती है और अपने मोबाइल में अपने पति का एक वीडियो देखने लगती है, जिसमें उसका पति मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि उनका फॉर्म अब पूरी तरह तैयार है। मगर उस वीडियो को देखते ही रमोना की आंखें नम हो जाती हैं। दरअसल कुछ ही समय पहले एक दर्दनाक कार हादसे में उसके पति की जान चली गई थी, जिसके बाद से रमोना गहरे सदमे में चली गई और घर की सारी जिम्मेदारियां उसके बेटे के कंधों पर आ पड़ी थी। टेलर भी अपनी मां की हालत से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन वह इस कदर डरा हुआ था कि लगातार उनसे नीचे चलकर देखने की जिद करता रहा। अब बेटे के चेहरे पर साफ झलकते खौफ को देखकर रमोना उठने का फैसला करती है। तभी हमें पता चलता है कि उसी कार हादसे में रमोना ने अपना एक पैर भी गंवा दिया था। वो असहनीय दर्द और कठिनाई के साथ किसी तरह सीढ़ियों से नीचे पहुंचती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर खिड़की से बाहर फार्म पर पड़ती है, उसकी भी रूह तक कांप उठती है, क्योंकि टेलर का डर कोई वहम नहीं था, बल्कि वहां सच में काले कपड़ों में लिपटी एक रहस्यमयी औरत बैठी हुई थी। तब उसकी छोटी बच्ची सहमी हुई उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह औरत उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएगी। यह देखकर रमोना तुरंत उसे गले से लगाकर शांत करती है और दिलासा देती है कि वह औरत शायद रास्ता भटक गई होगी, इसीलिए यहाँ आई होगी। अब बच्ची को दिलासा देने के बाद रमोना हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकलती है और उस मुंह ढकी औरत की तरफ कदम बढ़ाती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, लेकिन जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो रमोना को उसके और भी करीब जाना पड़ता है। तभी वह रहस्यमयी औरत पहली बार अपनी खामोशी तोड़ती है और रमोना की उंगली में शादी की अंगूठी देखकर वो उससे उसका पूरा नाम पूछती है। लेकिन रमोना सतर्क होकर कोई जवाब नहीं देती। इस पर वह रहस्यमयी औरत एक अजीब सी मुस्कान के साथ रमोना से पूछती है कि क्या उसने कभी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में खुद को मजबूत बनाए रखने की दुआ मांगी थी। लेकिन रमोना इस सवाल का जवाब न देकर कहती है कि उसका पति जल्द ही घर आने वाला है, तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन काले कपड़ों वाली औरत जरा भी घबराए बता देती है कि उसका पति कभी वापस नहीं आएगा। इतना ही नहीं, वह दूर खड़ी उसी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी की ओर इशारा करती है जिसमें उसके पति की जान गई थी। इसके बाद वह रमोना के अतीत के उन जख्मों को कुरेदने लगती है जिनके बारे में कोई अजनबी जान ही नहीं सकता था। अब एक अनजान औरत को अपने जीवन के सबसे गहरे राज और दर्द के बारे में सब कुछ पता होते देख रमोना बुरी तरह घबरा जाती है। तभी दोनों बच्चे घर से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर रमोना उन्हें तुरंत वापस अंदर जाने के लिए कहती है। उस पल वो खौफनाक औरत ठंडी मुस्कान के साथ बच्चों की ओर नजर डालती है और इशारा करती है कि अब वे उसके अगले शिकार बनने के लिए पूरी तरह तैयार। ये सुनते ही रमोना अपना आँख खो बैठती है और उस औरत पर जोर से चिल्लाकर उसे अपनी जमीन छोड़कर चले जाने को कहती है। लेकिन वो रहस्यमयी औरत पूरी शांति के साथ बताती है कि वो तो सिर्फ रमोना की वही प्रार्थना पूरी करने आई है जो उसने अपने पति की मौत के बाद शैतान से की थी। तभी वह अपने खून से सने हाथ रमोना के सामने फैला देती है। ये भयानक मंजर देखते ही रमोना के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत पलटकर घर की ओर भागने लगती है। लेकिन मुर्गी घर के पास पहुंचते ही उसके कदम थम जाते हैं, क्योंकि उसकी सारी मुर्गियां बेरहमी से मरी पड़ी थीं। तभी रमोना भागते हुए गैरेज में पहुंचती है और कांपते हाथों से कार स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करती है ताकि किसी तरह वहां से
निकलकर बाहर से मदद ला सके। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती और ऊपर से उसके फोन की बैटरी भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वह किसी को कॉल तक नहीं कर पाती। अब इस बीच हम देखते हैं कि उनका पालतू कुत्ता उस रहस्यमयी औरत पर लगातार भौंकता रहता है। तभी काले लिबास में लिपटी वह औरत धीरे धीरे हवा में अपने हाथ हिलाने लगती है और अगले ही पल कुत्ते के पैरों के नीचे एक गहरी काली परछाई उभरती है, जिसके बाद से उसका भौंकना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इधर घर के अंदर टेलर की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसकी माँ काफी देर से बाहर गई थी लेकिन अब तक वापस नहीं लौटी थी। उसके मन में तरह तरह के डरावने ख्याल आने लगे थे। तभी अचानक रमोना भागती हुई घर के अंदर आती है और फौरन दरवाजा बंद करके उसकी कुंडी लगा देती है। वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए कहती है कि बाहर खड़ी औरत बस रास्ता भटक गई है और थोड़ी देर में अपने आप चली जाएगी। लेकिन अपनी माँ के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा डर देखकर टेलर को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वो बार बार पूछता है कि उन दोनों के बीच किस तरह की बातें हुई थी, मगर रमोना कोई सीधा जवाब देने की बजाय बहाने बनाकर बात टाल देती है। इसके बाद वह घबराहट में पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने में जुट जाती है। फिर रमोना अपनी छोटी बेटी एनी को शांत करने के लिए उसके साथ बैठ जाती है। लेकिन टेलर की नजरें अब भी खिड़की पर ही टिकी रहती हैं। उसे यकीन था कि उसकी माँ उससे कुछ छिपा रही है और बाहर खड़ी उस रहस्यमयी औरत के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो वह बताना नहीं चाहती। अब काफी समय बीत जाने के बाद भी काले कपड़ों में लिपटी वह औरत उसी जगह खामोशी से बैठी रहती है। ये देखकर टेलर को यकीन हो जाता है कि वह उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए वह रमोना से अपने पिता की पुरानी बंदूक निकालने को कहता है। वह साफ कह देता है कि अगर माँ बंदूक नहीं निकालेंगी तो वह खुद जाकर उसे ले आएगा। मगर यह बात सुनकर रमोना का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में उस पर चिल्लाती है और उसे तुरंत अपने कमरे में जाने को कहती है। लेकिन जब टेलर जाने से साफ इनकार कर देता है तो रमोना अपने पास रखा कांच का गिलास जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा डर साफ दिखाई दे रहा था, मानो वो किसी ऐसे सच से भाग रही हो जिसका सामना करने की हिम्मत अब उसमें नहीं बची थी। तभी एनी आकर बताती है कि वह औरत अब घर के और भी करीब आ चुकी है। यह सुनते ही रमोना को एहसास होता है कि काफी देर से उनके कुत्ते के भौंकने की आवाज भी नहीं आई है। अनहोनी की आशंका से घिरी वह तुरंत बाहर निकलती है और कुत्ते को आवाज लगाते हुए डॉग हाउस की तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचकर उसकी नजर जमीन पर तनी हुई कुत्ते की जंजीर पर पड़ती है। जब वह उसका सिरा उठाने की कोशिश करती है तो महसूस होता है कि जंजीर किसी भारी चीज से नीचे की ओर खींची हुई है। वह पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी ओर खींचती है, लेकिन अगले ही पल उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जंजीर के आखिर में चार्ली नहीं था। उसका पट्टा पूरी तरह खाली पड़ा था, मानो वो एक पल में हवा में गायब हो गया हो। यह देखकर रमोना तुरंत घर के अंदर लौटती है और घबराकर दरवाजा बंद कर देती है। वह थकान और डर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए उसने उसके साथ एक तेज चाकू रखा था। इस बीच टेलर एक बार फिर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। उसका कहना था कि कुछ ही दूरी पर उनके पड़ोसी का घर है, जहां पहुंचकर वे पुलिस को फोन कर सकते हैं। लेकिन रमोना अपने कटे हुए पैर की वजह से घर से बाहर निकलने और वहां तक जाने से साफ इनकार कर देती है। माँ की यह बात सुनकर टेलर झल्ला उठता है। उसे लगता है कि रमोना डर की वजह से सही फैसला नहीं ले पा रही है। गुस्से में वह अपनी गेंद बार बार दीवार पर मारने लगता है। गेंद की लगातार गूंजती आवाज रमोना के टूटते हुए मानसिक संतुलन पर और भी भारी पड़ती है। एक पल के लिए वह गुस्से में हाथ में पकड़े चाकू को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन किसी तरह खुद पर काबू कर लेती है। फिर वह टेलर के हाथ से गेंद छीनकर उसे घर के बाहर फेंक देती है। इसके बाद उसका गुस्सा छोटी एनी पर निकलता है, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो एनी को गोद में उठाकर प्यार से शांत कराने लगती है। एनी को सीने से लगाए जब रमोना शीशे में अपना और अपनी बेटी का अक्स देखती है, तभी उसके दिमाग पर एक खौफनाक मंजर हावी हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने ही हाथों एनी पर चाकू से वार कर देती है। लेकिन अगले ही पल उसकी तंद्रा टूटती है और उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक डरावना भ्रम था। असल में चाकू बिस्तर के तकिए में धंसा हुआ था। उस समय रसोई से एनी की तेज चीख सुनाई देती है। रमोना बदहवास होकर वहां दौड़ती है, जहां उसे पता चलता है कि एनी का पैर किसी नुकीली चीज से छिल गया है। वह तुरंत उसे उठाकर मरहम पट्टी करने लगती है। इधर टेलर की नजरें अब भी आंगन में खड़ी उस औरत पर टिकी हुई थीं। अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना टेलर को मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने खुद कुछ करने का फैसला किया। वह सुरक्षा के लिए लोहे की एक भारी छड़ उठाता है और चुपके से पेंटिंग रूम वाले दरवाजे से
बाहर निकल जाता है। बाहर पहुंचते ही वह सबसे पहले अपने कुत्ते को ढूंढने लगता है। तभी जमीन पर उसे ताजा खून के धब्बे दिखाई देते हैं। यह देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। वह लगातार उस काले लिबास वाली औरत पर नजर बनाए रखता है और दबे पांव कार की ओर बढ़ने लगता है। उसका इरादा किसी तरह गाड़ी तक पहुंचकर पड़ोसियों के घर जाना और उनसे मदद मांगना था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। तभी उसकी नजर उस कुर्सी पर पड़ती है जहां वह रहस्यमयी औरत बैठी हुई थी। मगर हैरानी की बात यह होती है कि अब वह औरत वहां नहीं थी। उस पल गैरेज की तरफ से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। टेलर खिड़की से बाहर झांकता है तो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के ऊपर एक विशाल काली परछाई मंडराती दिखाई देती है। तभी पीछे से हुई हल्की सी आहट उसे चौंका देती है। वह जैसे ही उस तरफ देखता है, उसे उस औरत का डरावना अक्स नजर आता है, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो जाता है। घबराहट में टेलर बिना कुछ सोचे अपनी लोहे की छड़ पूरी ताकत से घुमा देता है, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने वह रहस्यमयी औरत नहीं बल्कि उसकी माँ रमोना खड़ी थी। रमोना तुरंत उसे डांटते हुए घर के अंदर भागने को कहती है। अब दोनों जैसे ही घर की तरफ देखते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह खौफनाक औरत एक बार फिर उसी कुर्सी पर पहले की तरह बिल्कुल निश्चल बैठी हुई दिखाई दे रही थी। अब घर के अंदर पहुंचते ही टेलर अपनी माँ से तीखे सवाल करने लगता है। वह कहता है कि उसने बाहर जानवरों का अंजाम अपनी आंखों से देखा है और अब उसे पूरा यकीन है कि रमोना उस रहस्यमयी औरत की सच्चाई पहले से जानती है। लेकिन यह सुनते ही रमोना अपना आपा खो बैठती है और पास रखा एक बर्तन उठाकर टेलर की तरफ फेंक देती है। माँ के बर्ताव से परेशान होकर टेलर अपने स्वर्गीय पिता के कमरे में घुस जाता है और खुद को अंदर से लॉक कर लेता है। वहां तलाश करने पर उसे अपने पिता की तिजोरी मिलती है जिसमें बंदूक रखी हुई थी, लेकिन उसे देखकर उसकी उम्मीद भी टूट जाती है, क्योंकि बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची थी। इसके बावजूद टेलर हार नहीं मानता। वह बंदूक अपने साथ लेता है और किसी तरह रमोना को उसके कमरे के अंदर ही बंद कर देता है, जिसके बाद वह छोटी एनी को सख्त हिदायत देता है कि चाहे बाहर कोई भी आए, किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोलना। अब हाथ में बंदूक थामे टेलर हिम्मत जुटाकर आंगन में निकलता है। वह उस रहस्यमयी औरत पर बंदूक तानकर उसे चेतावनी देता है कि अगर वह 10 सेकंड के अंदर उनकी जमीन छोड़कर नहीं गई तो वह उस पर गोली चला देगा। लेकिन उस औरत के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। वो धीरे धीरे कुर्सी से उठती है और सीधे टेलर की तरफ बढ़ने लगती है। उसके बिल्कुल सामने पहुंचकर वह अपने चेहरे से काला नकाब हटाती है। नकाब हटते ही टेलर उसका चेहरा देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई डरावनी शक्ल नहीं बल्कि एक कम उम्र की साधारण सी महिला का चेहरा था। वो टेलर से एक ऐसी बात कहती है जिसे उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। वह बताती है कि हादसे वाली रात के बारे में उसकी माँ ने अब तक उससे जो भी कहा था वह सब झूठ था। उधर घर के अंदर रमोना कमरे में बंद थी और लगातार एनी को आवाज देकर दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। कुछ देर बाद एनी दरवाजा खोल देती है। तभी टेलर भी अंदर आता है और तुरंत एनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी माँ से दूर कर लेता है। इसके बाद वह रमोना की आंखों में देखते हुए हादसे वाली रात का असली सच पूछता है, क्योंकि अब तक रमोना बच्चों को यही बताती आई थी कि उनके पिता ने उस रात बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से उनका गाड़ी से नियंत्रण हट गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन अब सच छिपाना रमोना के लिए नामुमकिन हो चुका था। आखिर में रमोना टूट जाती है और उस रात की सच्चाई बताना शुरू कर देती है। वह बताती है कि हादसे वाली रात दोनों एक रेस्टोरेंट में साथ बैठे रोमांटिक डिनर कर रहे थे। वहीं उसने अपने पति से कह दिया था कि वह अब इस रिश्ते में और नहीं रह सकती और उसे छोड़कर जाना चाहती है। डेविड ने उसे शांत करने और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रमोना गुस्से में गाड़ी की चाबी छीनकर बाहर निकल गई और खुद ही ड्राइव करने लगी। रास्ते में उसका ध्यान एक पल के लिए भटक गया। तभी उसे सड़क पर एक रहस्यमयी साया दिखाई दिया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उनकी कार सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से जोरदार टक्कर खा गई। बाहर बैठी वह रहस्यमयी औरत घर के अंदर हो रही हर बात सुन रही थी। तभी उसकी काली परछाई जमीन से अलग होकर धीरे धीरे घर की दीवारों पर रेंगने लगती है। उस पल टेलर की वह गेंद, जिसे कुछ देर पहले रमोना गुस्से में बाहर फेंक चुकी थी, अपने आप खिड़की से उछलकर वापस घर के अंदर आ गिरती है। ये देखकर एनी डर से उठती है और अगले ही पल वह काली परछाई घर के अंदर दाखिल हो जाती है और एक एक करके सामान को हवा में उछालने लगती है। छत पर रेंगते उस खौफनाक साए को देखकर एनी जोर से चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर टेलर और रमोना उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वह शैतानी साया उनके सामने सामान पटक पटक कर उनका रास्ता रोक देता है। तब अचानक एक तेज चाकू
हवा में उड़ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी टेलर बिना देर किए खिड़की का पर्दा खींचकर बाहर से आती रोशनी का रास्ता पूरी तरह बंद कर देता है, जिससे वो चाकू जमीन पर गिर पड़ता है। अब खौफ से बेहाल पूरा परिवार भागकर ऊपर अटारी में छिप जाता है। लेकिन वो शैतानी साया वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि अचानक वह परछाई एनी की टांग पकड़ लेती है और उसे अंधेरे की ओर घसीटने लगती है। तभी टेलर फुर्ती दिखाते हुए अटारी की खिड़की से आ रही रोशनी को भी पूरी तरह ढक देता है। जैसे ही रोशनी बंद होती है, परछाई का हमला भी रुक जाता है। कुछ देर के लिए पूरे परिवार को लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि ढलता हुआ सूरज उनके लिए एक नई मुसीबत लेकर आता है और देखते ही देखते पूरे फार्म हाउस को काली रात और गहरे सन्नाटे का अंधेरा अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अब अंधेरा होते ही उस शैतानी साए की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वह अटारी की दीवारों और छत पर जोर जोर से दस्तक देने लगता है। तभी अटारी के एक कोने में उन्हें किसी इंसान की परछाई खड़ी दिखाई देती है। टेलर जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस तरफ डालता है, वहां कोई नहीं होता, लेकिन अगले ही पल उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आंगन में रखी वह पुरानी लकड़ी की कुर्सी अब ना जाने कैसे अटारी के ठीक बीचों बीच रखी हुई थी। अब इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, वह शैतानी साया चुपचाप रमोना के ठीक पीछे आ खड़ा होता है। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही रमोना बिना पीछे मुड़े पास पड़ा एक गोल्फ क्लब उठा लेती है और पूरी ताकत से पीछे वार कर देती है। लेकिन संतुलन बिगड़ने की वजह से वह खुद ही फर्श पर गिर पड़ती है। अपनी मां को बचाने के लिए टेलर तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है, मगर वो शैतानी साया उसे भी अपनी अलौकिक ताकत से उठाकर जोर से फर्श पर पटक देता है। तभी कांपते हाथों से एनी टॉर्च उठाकर उसकी रोशनी सामने डालती है। लेकिन जो मंजर उसके सामने आता है, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सामने वही रहस्यमयी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था। वो धीरे धीरे एनी की तरफ बढ़ती है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वही उसकी असली माँ है और वह उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर अगले ही पल वो काला साया एनी को अपनी आगोश में समेट लेता है और अंधेरे की गहराइयों में गायब हो जाता है। जब रमोना और टेलर को होश आता है तो एनी वहां नहीं होती। तभी नीचे की मंजिल से टॉर्च की मध्यम रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए दोनों नीचे जाने का फैसला करते हैं। तब रमोना टेलर से कहती है कि अब आगे वह अकेले जाएगी, क्योंकि उसका मानना था कि यह सब उसी की गलतियों का नतीजा है। इसीलिए अब वह अपने बच्चों को और किसी खतरे में नहीं डालना चाहती। टेलर भी भारी मन से उसकी बात मान लेता है। इसके बाद रमोना अकेले ही उस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। ढूंढते ढूंढते उसे एक संकरा दरवाजा दिखाई देता है, जिसके पीछे एक अजीब और सुनसान गलियारा था। उसी गलियारे के अंदर से उसे एनी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही रमोना बिना एक पल गवाए उस रास्ते संगीत में दाखिल हो जाती है। गलियारा खत्म होते ही वह एक अनजान कमरे में पहुंचती है। वहां बिस्तर पर उसका पति बिल्कुल जिंदा लेटा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर रमोना अपने आसपास की हर चीज भूल जाती है और दौड़कर उसके पास जाकर लेट जाती है। बरसों बाद उसे कुछ पलों के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई हो। लेकिन तभी उसकी नजर डेविड के हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है। अगले ही पल उसे एहसास होने लगता है कि इस कमरे में सब कुछ अजीब और अस्वाभाविक है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसका पति अचानक उसका सिर पकड़कर उसका मुंह तकिए में दबा संगीत देता है और उसका दम घोटने लगता है। तभी रमोना घबराकर चीखते हुए अपनी आंखें खोलती है, लेकिन इस बार वह खुद को आंगन में रखी उसी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर काले कपड़ों में बैठा हुआ पाती है। उसके सामने उसी का दूसरा रूप खड़ा था। वो धीरे धीरे अपने चेहरे से नकाब हटाता है और अगले ही पल रमोना की तंद्रा टूट जाती है। वो अचानक अटारी में अपनी बेटी एनी को बाहों में लिए जाग उठती है। तभी उसे समझ आ जाता है कि यह सब उस रहस्यमयी औरत का रचा हुआ एक भयावह मानसिक भ्रम था, जो उसके अपराध बोध और सबसे गहरे डर को उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। खतरे को महसूस करते ही रमोना टेलर से कहती है कि वह एनी को लेकर तुरंत यहाँ से दूर चला जाए। इसके बाद वह अपने पति की बंदूक उठाकर अटारी के अंधेरे कोने की ओर तान देती है। तभी काले कपड़ों में लिपटी वह औरत उसके ठीक सामने आ खड़ी होती है। वह बताती है कि वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि रमोना की मानसिक पीड़ा, गहरे डिप्रेशन और मौत की चाह का ही साकार रूप है। क्योंकि पिछले कई हफ्तों से रमोना अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए मन ही मन जिस मुक्ति की दुआ मांग रही थी, वो उसी दुआ को अब पूरा करने यहाँ आई है। यह सच सुनकर रमोना को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाती है कि अपने गम से भागने की कोशिश में वह अपने ही बच्चों को खोने की कगार पर ले आई थी। उसे यह भी महसूस होता है कि इस शैतानी साए की ताकत तभी तक है जब तक वह
खुद हार मानने को तैयार है। इसीलिए वह आखिरी बार अपने बच्चों के पास जाती है, टेलर के हाथ में टॉर्च थमाती है और उसे एनी को लेकर पड़ोसी के फॉर्म की तरफ निकल जाने के लिए कहती है। बच्चों को सुरक्षित रवाना करने के बाद रमोना अकेले उस साय का सामना करने के लिए अटारी में लौटती है। एक पल के लिए वह अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेती है, लेकिन जैसे ही उसके सामने अपने बच्चों के चेहरे आते हैं, उसके हाथ रुक जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि अगर वह हार मान गई तो उसके बच्चों के पास कोई नहीं बचेगा। उस पल वह मौत को नहीं बल्कि जिंदगी को चुनने का फैसला करती है और अपने आत्मघाती विचारों को हमेशा के लिए ठुकराकर वह जीने का साहस जुटा लेती है। जैसे ही रमोना यह फैसला करती, संगीत है, वह खतरनाक साया धीरे धीरे गायब होने लगता है और रमोना तुरंत अटारी से बाहर भागकर अपने बच्चों से जा मिलती है। इसके बाद पूरा परिवार फार्म हाउस छोड़कर सुरक्षित पड़ोसी के घर पहुंच जाता है। रास्ते में उनका पालतू कुत्ता चार्ली भी जिंदा मिल जाता है और इसी उम्मीद भरे पल के साथ इस डरावनी कहानी का अंत हो जाता है।